हेलो माय डियर फ्रेंड्स और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और साथ ही साथ जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बैक हिस्ट्री है, रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं सभी का करेंगे रिवीजन। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इसलिए कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और फ्रेंड्स आपकी परीक्षाएं तेजी से निकट आ रही हैं तो रिवीजन आपका अच्छे से होते रहना चाहिए, जिसके लिए मंथली पीडीएफ भी आपको दी जाती है। देखिए करंट अफेयर की जो पीडीएफ है उस पर अभी भी भारी छूट चल रही है। इस पीडीएफ को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी भारी छूट के साथ। तो देखो इसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करने के बाद स्टेप्स को फॉलो करिए, पीडीएफ आपकी मोबाइल में पहुँच जाएगी। और फिर जब भी आपको थोड़ा सा खाली वक्त मिले उसको जाया मत करिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने से ही आपका करियर बेटर बनेगा। और ये जो आप देख रहे हो जो पीडीएफ आप खरीदोगे ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यह आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए हो रहा है। तो शुरू करते हैं अब आज का वीडियो एक नए तरीके से। देखिए जितने भी करंट अफेयर होते हैं सभी को डिस्कस कर पाना एक 15-20 मिनट के जो वीडियो में संभव नहीं हो पाता है। तो आज हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, तो ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट क्या है, देखो अभी एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को जनरेशन इक्वलिटी के तहत संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनाया गया है। तो याद रखना इनका नाम, ये हैं कैप्टन जोया अग्रवाल जो कि संबंधित हैं एयर इंडिया से। और जनरेशन इक्वलिटी समझ रहे हो, जनरेशन इक्वलिटी का मतलब यहाँ पर देखो जो लिंग भेद है उसको मिटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में इन्हें महिला प्रवक्ता बनाया गया है। अगला पॉइंट देखो, फर्जी मतदान को रोकने के लिए केंद्र सरकार आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ेगी। यह कार्रवाई 2022 में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो विधानसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अगस्त को गुजरात में इन्वेस्टर समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। समिट का आयोजन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। देखो भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में केएल राहुल ने शतक जड़ा है। 1990 के बाद लॉर्ड्स के मैदान पर सेंचुरी बनाने वाले ये पहले भारतीय ओपनर बन गए हैं और इन्होंने ये जो शतक बनाया उसे 212 गेंदों में बनाया। याद रहे कि आज के ही दिन यानी कि 13 अगस्त 1784 को भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को 13 अगस्त 2021 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। ठीक है, और टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारत का सबसे बड़ा 54 सदस्यीय टोक्यो दल, मतलब टोक्यो के लिए जो पैरालंपिक दल है वो रवाना हो गया है। और ये जो खेल हैं टोक्यो पैरालंपिक खेल ये 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। और फ्रेंड्स अब बारी है आज के एमसीक्यूज की। तो पहला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन होगा कि मिस इंडिया 2021 का अवार्ड किसने जीत लिया है और इसका सही आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। जी हाँ, वर्षा डोंगरे ने जीत लिया है और ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने जीता है मिस इंडिया 2021 का अवार्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स वर्षा डोंगरे का जन्म हुआ मध्य प्रदेश में और ये जो मिस इंडिया का आयोजन किया गया कंपटीशन का, इसका आयोजन इस बार आगरा में किया गया। और सामान्य प्रतिभागियों की स्टार लाइन मिस इंडिया कंटेस्ट में कुल 1000 प्रतिभागी रहीं, जिसमें अंतिम 40 में वर्षा डोंगरे ने जगह बनाई और अंतिम रूप से इन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीत लिया है। वर्षा के साथ ही मानसी पटेल ने बताया है कि इसके पहले वर्षा मूक बधिर कैटेगरी में मिस एमपी अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। याद रखना कि यह जो इस साल मिस इंडिया बनी है 2021, वर्षा डोंगरे ये मूक बधिर हैं। ठीक है, और इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। अब यहाँ पर बाकी के विकल्प भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमन राव मिस इंडिया बनी थी कब? 2019 में। और 2020 की जो मिस इंडिया बनी थी उनका नाम था मानसा वाराणसी। ये कहाँ की रहने वाली थी? देखो सुमन राव थी राजस्थान की और मानसा वाराणसी ये थी कहाँ की? तेलंगाना की। वर्षा डोंगरे कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की हैं। और मान्या सिंह जो कि उत्तर प्रदेश की हैं, ये मिस इंडिया 2020 की पहली रनर अप रही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जाम, आपको इसे याद रखना होगा।
अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 के संबंध में आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, बताओ कि कौन सा पॉइंट्स इसमें सही है और कौन सा गलत। तो भारत 181 देशों में 141वें स्थान पर है, क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये गलत है और इसे लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट के द्वारा जारी किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा सत्य है? तो केवल यहाँ पर 2 सत्य है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपको बता दें कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत की जो रैंक है वो 181 देशों में 122 है, 122/181, और यह सूचकांक लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2010 से 2018 तक शीर्ष 5 उभरते हुए देश बताए गए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। कौन कौन से? भारत, रूस, अफगानिस्तान, इथियोपिया और बुर्किना फासो। तो यहाँ पर याद रखना कि अफगानिस्तान की स्थिति अब खराब हो गई, ठीक है। यह जो आंकड़ा है यह 2010 से 2018 के बीच का है। स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क के बाद सिंगापुर सबसे ऊपर था। चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान और अफगानिस्तान और नाइजर इस समय सबसे निचले पायदान पर हैं। वैश्विक शिक्षा स्कोर में 3% की वृद्धि हुई। इसमें दक्षिण एशिया में 16% का सबसे बड़ा सुधार हुआ। शांति और सुरक्षा में 3.41% का सुधार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष हिंसा से मरने वाले युवा कम थे। सोमालिया ने युवाओं की शांति और सुरक्षा में सबसे बड़ा लाभ दर्ज किया। इसके बाद कोलंबिया, श्रीलंका, एरिट्रिया और रूस का स्थान आता है। अब देखो, ये जो वृक्ष बंधन योजना है इसका संबंध रक्षा बंधन से है। कैसे? ध्यान से देखो इसको। वृक्ष बंधन योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनजाति मामलों का मंत्रालय। ये बताओ कि जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? जी हाँ, करेक्ट आंसर होगा अर्जुन मुंडा है। और अर्जुन मुंडा कहाँ से संबंधित हैं? ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है खूंटी। अच्छा, खूंटी जिले से आपको कुछ याद आता है? जी हाँ, खूंटी जनपद से आपको याद आना चाहिए गोपाल भेंगरा का नाम। 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है और ये एक जाने माने हॉकी प्लेयर थे जिनका अंतिम समय बहुत ही दयनीय अवस्था में बीता था। तो बात यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग वृक्ष बंधन परियोजना के बारे में। तो जान लो कि जनजाति कार्य मंत्रालय ने एक अनूठी पहल करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग की साझेदारी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वृक्ष बंधन परियोजना को लॉन्च किया है। इसमें 1100 जनजाति महिलाएं रक्षाबंधन के लिए देसी पेड़ों के बीज से राखी बना रही हैं। यह वन क्षेत्र को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में अनोखा योगदान है। अब यहाँ पर देखो, ये जो देसी पेड़ों के बीज हैं, इससे जो राखी बन रही है, जब आप इसे फेंकेंगे तो उससे वृक्ष बनेंगे और इससे जो वृक्ष आवरण है वो बढ़ेगा। यह पहल अक्टूबर 2020 में जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग को दी गई परियोजना स्वीकृति का हिस्सा है, जिसमें औरंगाबाद के 10 गाँव के 10,000 जनजाति किसान गौ आधारित कृषि तकनीक पर आधारित सतत प्राकृतिक कृषि के बारे में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। और महिला किसान मंच की 1100 सदस्यों ने देसी बीजों से राखी बनाने की बात सोची है। तो याद रखना, जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है, जिन्होंने इसका शुरुआत किया है। भारत के किस भाग में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि NMSC को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर सभी विकल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो फर्स्ट विकल्प है इसको देखो, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में स्थित है और अभी हाल ही में इसको जो है भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। और यहाँ पर बात हो रही है कि किस भाग में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा, तो यह स्थान होगा लोथल, गुजरात में। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ तो वहाँ पर आप लोथल को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो ग्रीन में आप देख रहे हो तो लोथल की आकृति यहाँ पर है, ये पॉइंट है, ये लोथल है। और यहाँ पर बहुत सारे हड़प्पा कालीन स्थल आपको मिलेंगे। सुरकोटड़ा आपको मिलेगा, यहाँ पर अमेरी मिलेगा, कोटदीजी भी यहीं पर है, यहाँ पर मोहनजोदाड़ो है और देख सकते हो यहाँ पर मेहरगढ़। इसके अलावा कौन सा है? आप हड़प्पा भी यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारे स्थल आपको यहीं पर दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज कब हुई थी? 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। लोथल गोदी, जो कि विश्व की प्राचीनतम ज्ञात गोदी है, सिंध में स्थित हड़प्पा के शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच बहने वाली साबरमती नदी की प्राचीन धारा के द्वारा शहर से जुड़ी थी, जो इन स्थानों के मध्य एक व्यापार मार्ग था। और उस समय इसके आसपास का कच्छ का मरुस्थल अरब सागर का एक हिस्सा था।
प्राचीन समय में यह एक महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था, जहां से मोती, जवाहरात और कीमती गहने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोनों तक भेजे जाते थे। किस संस्थान ने पूसा डिकम्पोजर टेक्नोलॉजी का विकास किया है? अब इसका आंसर तो आपको डेफिनेटली पता होगा, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा फसल अवशिष्ट और पराली को खाद या कंपोस्ट में परिवर्तित करने के लिए बायो डिकम्पोजर टेक्निक का विकास किया गया था। इसको नाम दिया गया था पूसा डिकम्पोजर। तो पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल के रूप में होता है जो कवक स्ट्रेन से बने होते हैं। इन कैप्सूलों को पहले से तैयार इनपुट का प्रयोग करके तरल सामग्री का निर्माण किया जाता है। इस तरल को 8 से 10 दिनों के किण्वन के बाद फसल के अवशेष पर छिड़क दिया जाता है, जो धान के पुआल आदि के सामान्य से तीव्र गति से जैव अपघटन या सड़ने में इसको सहायता देता है। इसमें प्रयुक्त कवक जैव निम्नकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्रक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइमों का उत्पादन करते हैं, जिसकी वजह से जो सड़ने की प्रक्रिया है, जैव निम्नीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। तो IARI ने 12 कंपनियों को इसका लाइसेंस दे दिया है और IARI नई दिल्ली ने किसानों के उपयोग के लिए अपनी सुविधा से पूसा डिकम्पोजर का 20,000 पैकेट तैयार किया है। 11 अगस्त 2021 को DRDO ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चांदीपुर, ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया। बात करते हैं निर्भय मिसाइल के बारे में। तो इसे भारत में वैमानिकी विकास संस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। किसके द्वारा? वैमानिकी विकास संस्थान के द्वारा, जो कि DRDO का ही एक हिस्सा है। और इसे DRDO की एक विशेष शाखा अनुसंधान और विकास संस्थान इंजीनियर्स के द्वारा एकीकृत किया गया है। और इस मिसाइल में सी स्किमिंग और टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी भी है, यानी कि ये मिसाइल समुद्री पानी और जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर रडार को भी चकमा दे सकती है। निर्भय क्रूज मिसाइल 2 स्टेज की मिसाइल है। पहले स्टेज में ठोस और दूसरे स्टेज में तरल ईंधन का इस्तेमाल इसमें होगा। ये मिसाइल 300 किलोग्राम तक हथियार को ले जा सकती है और उसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। ठीक है, तो 1500 किलोमीटर दूर तक ये मार करने में सक्षम है। ये बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों याद रखना, अगर 12 जनवरी आप सोच रहे हो तो ये होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न होगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये होता है 12 अगस्त को। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया भर में युवा मुद्दों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना ही 12 अगस्त को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत हुई 1999 में, 1999 में, और शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। हालांकि पहली बार इसे मनाया गया था वर्ष 2000 में। इसकी थीम भी है। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। तो ये थीम याद रख लेना। ठीक है, और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। तो अगर एग्जाम में आया कि इस भारत में कितने नेशनल पार्क हो गए हैं, तो इसका आंसर होगा 105। देखो पहले कितने थे? 103 थे, लेकिन अभी हाल ही में असम में कुल 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। कौन कौन से? तो जो 6वां और 7वां बना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें है एक तो रायमोना रिजर्व और 7वां बन गया है दहिंग पटकाई। ठीक है, तो अब अगर इनको जोड़ोगे तो भारत में अब जो नेशनल पार्क हैं उनकी संख्या बढ़ के हो गई है 105। और वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 544। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, जो असम के 7 नेशनल पार्क हैं कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो आपका हो गया काजीरंगा, दूसरा हो गया आपका मनस, तीसरा हो गया नामेरी नेशनल पार्क, चौथा हो गया ओरंग के बाद आता है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, फिर आता है रायमोना और अंत में आएगा दहिंग पटकाई। ठीक है, तो ये हो गए 7 नेशनल पार्क। याद रखना कि सबसे अधिक जो नेशनल पार्क हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 9 हैं। टोटल कितने हो गए हैं? 105 हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीन ने किस वर्ष तक खुद को कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 2060, यानी कि विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखो, कार्बन न्यूट्रल होने का अर्थ क्या होता है कि मतलब जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, और जो समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होनी ही होनी है
उसको ऑफसेट करना, उसको मतलब मैनेज कर लेना। और यह कब होगा? जब हम ग्रीन एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी के प्रयोग पर ही बल देंगे। चीन के बारे में आप जानते होंगे, राजधानी है बीजिंग, मुद्रा वहाँ पर चलती है जो, उसका नाम है रेन मिनी बी। राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम तो आप जानते हैं, सी जिनपिंग। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्र को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो मिजोरम के जो राज्यपाल थे वो अवकाश पर हैं, तो इस समय जो ब्रिगेडियर बीडी मिश्र हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, इनको जो है मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अवकाश के कारण मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा ए हेपतुल्ला की अनुपस्थिति के कारण सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद को स्वयं के कर्तव्यों के अलावा मणिपुर के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उनको नियुक्त किया गया है। तो मणिपुर का जो अतिरिक्त कार्यभार है वो किसको सौंपा गया है? सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी को। और अवकाश के कारण मिजोरम के जो राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति, तो उनकी अनुपस्थिति में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्र जो रिटायर्ड हैं, उनको जो है सौंपा गया है मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी। ठीक है, और हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको देखना होगा। अभी देखो ये जो 2021 में शुरुआत की गई थी आईसीसी के द्वारा, और इसमें ये कहा गया था कि अब हर महीने जो है एक प्लेयर चुना जाएगा जिसको जो है क्या माना जाएगा? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, तो अभी हाल ही में यानी कि जुलाई के बारे में बात करें तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। मेल में नाम इनका होगा साकिब अल हसन। ये कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के हैं। और स्टेफनी टेलर, ये वेस्ट इंडीज वोमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं, इनको चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल के तौर पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जनवरी से लेकर अब तक जितने भी चुने गए हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से चलता रहे। रिवीजन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले बात करूँगा मेल प्लेयर्स के बारे में। तो जनवरी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो जनवरी में जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे मेल में, ये थे भारत के ऋषभ पंत। ठीक है, फरवरी में कौन चुने गए थे? आर अश्विन चुने गए थे, इंडिया के ही। मार्च का महीना आया तो चुने गए एम भुवनेश्वर कुमार। फिर आता है अप्रैल का महीना, अप्रैल में कौन चुने गए थे? बाबर आजम। कहाँ के थे ये? पाकिस्तान के। उसके बाद आता है मई का महीना, मई में चुना गया था किसको? मई में चुने गए मुशफिकुर रहीम। ठीक है, मई में मुशफिकुर रहीम, ये कहाँ के थे? तो ये बांग्लादेश के ही थे। उसके बाद आता है जून का महीना, तो जून में चुने गए डेवान कानवे जो कि न्यूजीलैंड के थे। डेवान कानवे ये कहाँ के थे? ये न्यूजीलैंड के थे। और अब ये महीना यानी कि जुलाई में साकिब अल हसन चुने गए हैं। साकिब अल हसन कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के हैं। और फीमेल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जनवरी में जो फीमेल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई वो थी शबनम इस्माइल। ये नाम याद रख लेना क्योंकि पहला नाम होगा शबनम इस्माइल। तो ये कहाँ की थी? ये साउथ अफ्रीका की। फिर आता है फरवरी का महीना, फरवरी में चुनी गई टेमी बेमोन जो कि इंग्लैंड की थी। टेमी बेमोन कहाँ की थी? इंग्लैंड की। और इसके बाद आता है मार्च, मार्च में इसे चुना गया लिजे ली को चुना गया, LL। ये कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका की। फिर महीना आता है किसका? अप्रैल का। एलिसा हेली चुनी गई अप्रैल में, एलिसा हेली। उसके बाद फिर अप्रैल के बाद मई में चुना गया कैथरीन ब्राइस को। जून में चुनी गई सोफी एक्लेस्टोन जो कि इंग्लैंड की थी। जुलाई में स्टेफनी टेलर को चुना गया था जो कि वेस्ट इंडीज़ की कैप्टन थी। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कि जुलाई की जो फीमेल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं ये हैं स्टेफनी टेलर। स्टेफनी टेलर है और ये कहाँ की हैं? ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम महिला टीम की कैप्टन है। तो ये दोनों तस्वीरें अब ऐतिहासिक हो गई हैं। तो यहाँ पर देख लो आप, साकिब अल हसन को चुना गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेल, और महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है किसको? स्टेफनी टेलर को जो कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट महिला टीम की कैप्टन है। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा दुनिया के सबसे प्रदूषित देश और सबसे प्रदूषित शहरों के बारे में भी। तो दुनिया का जो सबसे प्रदूषित देश बन गया है वो कौन सा है? ये देखो, ये बांग्लादेश है, क्योंकि गर्व की बात नहीं है क्योंकि इसमें हम भी शामिल हैं। इंडिया जो है ये किस स्थान पर है? इंडिया इसमें आ गया है चौथे स्थान पर।
तो दुनिया के 4 जो सबसे प्रदूषित देश हैं वो आप देख लो। पहले स्थान पर है बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर भारत और फिर आता है मंगोलिया, यानी कि इंडिया चौथे पर नहीं, तीसरे स्थान पर आ गया है। और सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? तो चाइना का झिंजियांग प्रांत का होटन शहर, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और दूसरा शहर कौन सा बन गया है? दुनिया का प्रदूषित सबसे दूसरा शहर है, जी हाँ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। और सबसे शॉकिंग न्यूज़ मैं बताऊँ आपको, देखो दुनिया के जो 50 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें 49 तो सिर्फ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत से हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा गया था कि संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक, जिसका मुख्यालय लंदन में है, के द्वारा जारी ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला जो शहर है वो कौन सा है? तो ये है शेंजेन शहर, जो कि कहाँ का है? तो ये चीन का शहर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 के मुताबिक जो टॉप 5 सिटीज़ हैं उसमें शेंजेन चीन पहले स्थान पर, शंघाई दूसरे स्थान पर, गुआंगझू तीसरे स्थान पर, वैंकूवर कनाडा चौथे स्थान पर और सियोल दक्षिण कोरिया है 5वें स्थान पर। और अब बारी है आज के प्रश्न की। बताओ कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 को कौन सी संस्था जारी करती है? और ये भी बताना कि इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है और भारत की पोजीशन कौन सी है। तो सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जरूर लिखा करो इसका आंसर, क्योंकि जो भी आंसर आप लिख देते हो वो आंसर आपके दिमाग में छप जाता है, एग्जाम में वो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, मैं प्रतीक्षा करूँगा। और देखो टेलीग्राम पर आपको जो PDF है वो मिल जाएगी। टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को, तो ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों जितना हो सके इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देना। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके बीच इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत बोलना। थोड़ी सी मदद करो हमारी भी, ताकि इस चैनल को और बड़े लेवल पर ले जाया जा सके, आपको और भी चीज़ें अच्छे तरीके से दी जा सकें। और देखो, अगर आप मंथली करंट अफेयर की PDF और कंबाइंड PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।